हेलो एवरीवन। ये दृष्टि की टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 7 है और इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल दिया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 इसे मिलान करना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखें तो कौन सी मृदा, यहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र और इधर प्रमुख मृदा प्रकार दिए हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसमें यहाँ पर लवणीय या फिर लोनी मृदा मिलती है। और इसमें विंध्य क्षेत्र की बात करें तो लाल मृदा मिलती है। तराई और भावर क्षेत्र, ये तराई और भावर वाला होता है जलोढ़ मृदा। इसमें सी का भी और डी का भी मध्य मैदानी क्षेत्र, दोनों का जलोढ़ मृदा दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 4 1 2 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है। इसमें निकलती है यहाँ पर गोमती नदी। बी आंसर इसका सही है। इसमें कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी निकलती है और ये तराई क्षेत्र में स्थित पीलीभीत जिले के माधो टांडा के समीप गोमत ताल जो पूर्व में फुलहर झील से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। इन वनों की समृद्धि ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं उसमें यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की बात की गई है। तो 50 से 100 सेंटीमीटर इसमें वार्षिक वर्षा होती है, ना कि इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होगी। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत हो गया। इसमें सी भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार के वन सामान्यतः लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जैसे पूर्वी और मध्य मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ए में आ रहा है तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। इसमें यहाँ पर ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। इसमें यहाँ पर देखें, भारत में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का 558.57 वर्ग किलोमीटर से यहाँ पर नगण्य वृद्धि के साथ आगे है। तो पहला कथन इसमें सही है, दूसरा भी कथन सही है। सोनभद्र में मिर्जापुर जिले की अपेक्षा दोगुने से भी अधिक वन क्षेत्र हैं। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है सूची 1 और सूची 2। इसमें झील और इधर जिला दिया हुआ है। जो यूपी स्पेशल के पेपर हैं, जो भी पेपर्स होते हैं उनको पूरा कर लिया जाए तो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, एक दो को छोड़कर। बरुआ सागर झील, जो बरुआ सागर झील है ये झांसी जिले के बरुआ सागर शहर में स्थित है। ये झांसी में स्थित है तो पहले का दूसरा होगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर निर्मित रिहंद बांध द्वारा संरचित है। तो ये यहाँ पर ये है सोनभद्र जिले में। तो इसका दूसरा बी का पहला होगा, बी का पहला और ए का दूसरा। तो ए ऑप्शन में ही आ रहा है तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। अब बेला सागर की बात करें तो ये महोबा जिले में है और सुरहा झील ये बलिया में है। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखना है। पहला ऑप्शन है, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के संयुक्त उत्पादन से अधिक गन्ना उत्पादन किया है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ठीक है। 2023 से 24 में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के संयुक्त उत्पादन से अधिक, इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के संयुक्त उत्पादन से अधिक गन्ना उत्पादन
किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने 2023-24 में। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि में प्रत्येक वर्ष निरंतर वृद्धि हुई है। इसमें निरंतर वृद्धि नहीं हुई है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन ही सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 7, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इधर खनिज और जिला, यहाँ पर कौन सा खनिज किस जिले में मिलता है उत्तर प्रदेश में, वो बताना है। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ये मिलता है ललितपुर में, और सोना, जो सोना है ये ललितपुर और सोनभद्र में मिलता है, तो इसका दूसरा ही होगा। पोटास का देखें, पोटास मिलता है सोनभद्र और चित्रकूट में, तो तीसरा। और एंडालुसाइट ये सोनभद्र में मिलता है, तो इसका आंसर 4, 2, 3, 1 ए में आ रहा है। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है और इसमें राजदरी और देवदरी जैसे जलप्रपात शामिल हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में विविध प्रकार के जीव जंतु जैसे काली बत्तख, चीतल, सांबर, नीलगाय, वन्य सूकर, शाही और भारतीय हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी, तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। यहाँ पर अधवा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, और नदी की बात करें तो ये अधवा नदी पर है। चंद्रावल बांध की बात करें, ये चंद्रावल नदी में है और महोबा में स्थित है। डोंगरी बांध की बात करें तो ये पहोज नदी पर है और झांसी में है। ओढ़नी, जो ओढ़नी बांध है ये यहाँ पर ये बांध बिहार के बांका जिले में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो ओढ़नी बांध है ये ओढ़नी नदी पर है और बिहार के बांका जिले में है, बिहार में, तो डी आंसर इसका सही होगा। 9 का आंसर डी है, गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है 10, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं। यह उत्तर प्रदेश में साड़ मृदा की समस्या के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। जो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है उत्तर प्रदेश में साड़ मृदा की समस्या के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी जो स्थापना है ये 1978 में हुई थी। दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, दोनों ऑप्शंस बी में आ रहे हैं, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार करना है और वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित भी करना है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें सोनभद्र में है, यहाँ पर घटते हुए क्रम में देखना है, तो उत्तर प्रदेश में जिलों पर विचार करना है और वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा ये सोनभद्र। सोनभद्र में 2540.29 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद मिर्जापुर और फिर उसके बाद पीलीभीत। 1, 2, 3, 4 इसमें सही होंगे, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 12, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है और मिलान करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य है सूची 1 में और सूची 2 में जिला है। कतरनिया घाट की बात करें तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर कतरनिया घाट बहराइच जिले में, और चंद्रप्रभा, जो चंद्रप्रभा है ये चंदौली जिले में स्थित है, तो तीसरा होगा इसका। यहाँ पर कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। 1 बज के यहाँ पर महावीर स्वामी, ये ललितपुर जिले में स्थित है, तो इसमें यहाँ पर जो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। रामसर साइट दिए हुए इधर और यहाँ पर जिले दिए हुए हैं। अभी इसमें यहाँ पर सांडी पक्षी बिहार, ये दहर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये हरदोई में स्थित है। तो दूसरा है इसमें समान पक्षी अभ्यारण्य, ये मैनपुरी में स्थित है और इसे 1990 में
अधिसूचित किया गया था। इसमें पूछा जा सकता है ईयर भी, क्योंकि फैक्ट है, और सारा स्क्रीन की रक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 5.25 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सरसई नावर, जो सरसई नावर वेटलैंड है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। ठीक है। सोर सरोवर झील ये यहाँ पर आगरा में स्थित है, और इसे 1991 में, जो ये है सोर सरोवर, 1991 में इसको स्थापित किया गया था, घोषित किया गया था। और इसका विस्तार 7 किलोमीटर है, और इसमें 2.25 वर्ग किलोमीटर की एक झील भी है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा ए, 2-1। इसमें यहाँ पर ये मैनपुरी में है, 2-1 इसी में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 14, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। ये शुष्क शीत ऋतु युक्त आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, इसमें किया जा सकता है ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। इसमें देखें यहाँ पर CWA जो कि सिंधु गंगा के मैदान की विशेषता है, तो ए आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 15, दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल है। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसमें शामिल क्या क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक तो, और एक है यहाँ पर किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1, 2, 3 इसमें ये शामिल है। इसमें पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल नहीं है। तो इसमें 1, 2, 3 ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 16, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है? ये मध्य प्रदेश के साथ करता है। भारत के 9 राज्यों और उत्तर में नेपाल से लगती है। जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी राज्य है। राज्य की सबसे लंबी जो सीमा है दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ लगती है। इसमें यहाँ पर देखें उत्तराखंड के साथ लगती है। एक तो उत्तराखंड हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इनसे सीमा मिलती है उत्तर प्रदेश की। तो ए आंसर इसका सही है। 17 है, गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? गंगा एक्सप्रेसवे का बताना है यहाँ पर। तो ये गुजरता है यहाँ पर मेरठ से भी प्रयागराज, हरदोई और हापुड़। 1, 2, 3, 4 इसमें ये ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो डी आंसर इसका सही है। इसमें जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इसकी यहाँ पर लंबाई की बात करें तो ये है 594 किलोमीटर। ये पूछा जाता है कि इसकी कितनी लंबाई है। 594 किलोमीटर है, और मेरठ NH 334 से प्रयागराज NH 2 बाईपास तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे निर्मित किया जा रहा है। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 18, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में शीर्ष पर है? किस किस फसल में है? एक तो आम में शीर्ष पर है, आलू में और अमरूद में, तीनों आ से ही हैं। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। लीची में बिहार है, ना कि उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पर। तो आम, आलू और अमरूद में उत्तर प्रदेश का स्थान शीर्ष पर है, मतलब पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश AGREES एग्रीज परियोजना निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा समर्थित है? ये है विश्व बैंक के द्वारा। ए आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग एग्रीज का ये पूरा नाम है, और ये परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक पहल है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण आजीविका का वर्धन करना, किसानों की आय में वृद्धि लाना और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करना है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट है 20, राने जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो राने जलप्रपात है ये केन नदी पर स्थित है। तो ए आंसर इसका सही है। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर दूर केन नदी पर स्थित एक सुंदर प्राकृतिक जलप्रपात है। नेक्स्ट 21, वरुणा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें सही हैं? इसमें सही कथन देखने हैं। इसका उद्गम
प्रयागराज के फूलपुर से होता है। यहाँ पर वरुणा नदी का देखना है, तो ठीक है, इसका जो उद्गम है प्रयागराज के फूलपुर से ही होता है। दूसरा ऑप्शन है ये वाराणसी में सराय मोहना के निकट गंगा में मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। इस नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इसमें 1 2 3 तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 22, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अपशिष्ट से संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है यह उत्तर प्रदेश में निर्मित पहला जैव CNG संयंत्र है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा है इसे लखनऊ में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मॉडल पर संचालित है यह परियोजना। तो यहाँ पर लखनऊ में इसमें बोला हुआ है कि ये लखनऊ में है, तो ये लखनऊ में स्थापित नहीं की जा रही है, ये प्रयागराज में है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अडानी गैस लिमिटेड उत्पादित जैव CNG की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन स्थापित करेगी। तीसरा ऑप्शन ठीक है, 1 और 3 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 23, राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? ये होती है यहाँ पर श्रावस्ती से भी, जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी का बताना है। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल में रुकुमकोट के समीप से होता है और गोरखपुर का इसको शोक भी कहा जाता है। और इसमें यहाँ पर श्रावस्ती है, इसमें पहला ऑप्शन तो है। दूसरा बस्ती भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ये जिलों से होकर प्रवाहित होगी राप्ती नदी। इसमें संत कबीर नगर भी है और यहाँ पर गोंडा भी है, लेकिन पीलीभीत नहीं है। इसमें यहाँ पर 5 ऑप्शन गलत है, 1 2 3 4 सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट है 24, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वन भूमि नहीं है? वन भूमि किस जिले में नहीं है वो बताना है। गलत ऑप्शन इसमें देखना है। जौनपुर में भी नहीं है, गाजीपुर में और बलिया में, लखीमपुर खीरी में तो है। तो 1 2 3 आंसर इसका करेक्ट होगा, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ये यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, 23 डिग्री 52 मिनट। ये नॉर्थ से 30 डिग्री 28 मिनट और 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक है। तो ये उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय, ये तो अक्षांशीय है और ये बाद वाला देशांतरीय है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 26, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णत राजधानी कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1935 में, तो इसका आंसर ए सही है। 1836 से इसकी राजधानी आगरा थी और उसके बाद 1858 से इसकी राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद रही थी। फिर 1921 से लखनऊ को प्रशासनिक कार्यों का साझाकरण करते हुए आंशिक राजधानी बनाया गया था। फिर 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया था। इसमें अलग डेट कर करके अलग से सवाल पूछा जा सकता है कि 1836 में जो इसकी राजधानी थी वो आगरा थी, 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज थी, 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया था, 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया था लखनऊ को। नेक्स्ट 27, उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से अलग करके कब किया गया था? ये किया गया था 9 नवंबर 2000 को, तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग होकर, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड और फिर 15 को झारखंड बिहार से अलग करके। नेक्स्ट है 28, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन इसमें बताने हैं। सही ऑप्शन देखना है, बलिया राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सबसे पूर्वी जिला ही है। मथुरा राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है, इसमें यहाँ पर ये पश्चिमी जिला नहीं है, इसमें
जो आगरा है। सहारनपुर राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। सोनभद्र राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। 1, 3, 4 इसमें बी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें सोनभद्र सबसे दक्षिणी है और शामली देखें तो सबसे पश्चिमी राज्य है, ना कि मथुरा है। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 29 है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये है कानपुर में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। और इस तरीके से जो भी संस्थान होते हैं मिलान करने के लिए और एक सुमेलित कौन सा नहीं है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 30, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसमें है? तो ये है गाजियाबाद में। और उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें यहाँ पर 3 जनसंख्या घनत्व की बात करें, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 31, उत्तर प्रदेश बजट 2025 में राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? जो उत्तर प्रदेश बजट 2025 है उसके संबंध में हमें देखना है, और वो भी राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में। पहला ऑप्शन है इसमें ऋण चुकौती के अतिरिक्त कुल अनुमानित व्यय 7.57 लाख करोड़ रुपए है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है और इसमें हमें सही ऑप्शन ही देखना है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में जो ऋण चुकौती है उसके अतिरिक्त कुल व्यय अनुमानित रूप से इसमें 7,57,333 करोड़ रुपए है और ऋण चुकौती रुपए 51,403 करोड़ शामिल करने पर कुल व्यय इसमें 8,08,736 करोड़, जो कि 8 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक है। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। राजस्व अधिशेष लक्ष्य जीएसडीपी का 1.5 निर्धारित किया गया है। इसमें यहाँ पर 1.5 इसमें निर्धारित नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें ए आंसर ही इसका सही है। इसमें यहाँ पर जो उधारी ग्रहण की अनुमति प्रदान करता है वो 0.5% है और राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये 3% है यहाँ पर, ना कि 1.5%। और इसमें यहाँ पर जो गलियारा है, गलियारे की रक्षा गलियारा परियोजनाओं के लिए जीएसडीपी के 1% अतिरिक्त उधार आवंटन का निर्धारण किया गया है। इसमें यहाँ पर 2.6% के लिए बोला गया है। तो इसका यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 अनुमानित क्षेत्रवार आवंटन राशि इसमें सही सुमेलित है? इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है, इसमें 49,036 करोड़ रुपए है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी की इसमें बात करें तो इसमें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, जो शिक्षा, कला और संस्कृति है इसमें 1,03,553 करोड़ रुपए है। सामाजिक कल्याण और पोषण में है इसमें 36,897 करोड़ रुपए। और इसमें यहाँ पर देखें नगरीय विकास के लिए 25,946 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय बजट 2025-26 के ये केंद्रीय बजट का बताना है। यहाँ पर 4 प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त समूहों में शामिल नहीं था। इसमें यहाँ पर कृषि शामिल नहीं था, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 34 है बजट 2025-26 के अनुसार भारत सरकार की कुल बकाया देयताएं अनुमानित हैं। ये है इसमें जीडीपी का 56.1%। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 35, इसमें यहाँ पर 2025-26 बजट के बारे में देखना है। उत्तर प्रदेश का ये, और इसमें कौन सा सही नहीं है, गलत ऑप्शन बताना है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को 500 करोड़ रुपए इसमें आवंटित नहीं किए गए हैं। तो इसमें
198 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ना कि 500 करोड़। तो सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। इसके लिए 198 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है उत्तर प्रदेश बजट 2025 में निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं की घोषणा की गई। इसमें की गई यहाँ पर अयोध्या में सोलर सिटी, करेक्ट है ये। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, करेक्ट है। तीसरा है टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथा ऑप्शन भी सही है। चारों ऑप्शंस करेक्ट है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 37 उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी। ये की गई थी आगरा लखनऊ, ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा विंध्य और तीसरा यहाँ पर गलत है, ये पूर्वांचल की नहीं है, इसमें बुंदेलखंड रीवा। तो इसका जो आंसर होगा 1 2 4, 1 2 4 ए में आ रहा है, तो ए आंसर इसमें सही होगा। आगरा लखनऊ भी है, और जो विंध्य एक्सप्रेसवे है इसके लिए 550 करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली से गुजरते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जो गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन है ये मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवा क्षेत्र से संबंधित सही नहीं है। सेवा क्षेत्र से संबंधित कौन सा इसमें सही नहीं है वो बताना है, गलत ऑप्शन। सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में 55% योगदान दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत देखना है हमें इसमें। बी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण में वर्ष दर वर्ष 13% की वृद्धि हुई, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सेवाओं की प्रमुख भूमिका रही। ठीक है, सेवा निर्यात में भारत का वैश्विक स्तर पर 14वां स्थान था, इसमें 14वां स्थान नहीं था भारत, इसमें यहाँ पर भारत का देखना है। भारत का वैश्विक स्तर पर 14वां स्थान नहीं था, जबकि भारत 4.3% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा निर्यात में वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर रहा। तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। गलत ऑप्शन हमें बताना था, इसमें 14वां नहीं है जबकि 7वां स्थान है, तो सी आंसर इसका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा घटक केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल सब्सिडी व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें है खाद्यान्न के लिए। खाद्यान्न सब्सिडी की बात करें तो 2,03,420 करोड़ रुपए अनुमानित है। उर्वरक सब्सिडी की बात करें तो 1,67,887 करोड़ रुपए। ब्याज सब्सिडी 27,840 करोड़ रुपए। एलपीजी सब्सिडी 12,100 करोड़ रुपए हैं। खाद्यान्न और उर्वरक सब्सिडी मिलाकर कुल सब्सिडी व्यय का 87%, इसमें 87% है खाद्यान्न प्लस उर्वरक सब्सिडी, ये भी पूछा जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन के लिए घोषित की गई है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है। पहला है इसमें निर्यात संवर्धन मिशन, ठीक है। भारत ट्रेड नेट, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा है जीसीसी हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा, ये भी सही है। एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसिंग सुविधा, चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। इसमें सही नहीं बताना है कौन सा इसमें गलत है। इधर स्थान दिए हुए हैं और यहाँ पर 1857 विद्रोह का दमन करने वाले यहाँ पर दिए हुए हैं, वो मिलान करना है। इसमें लखनऊ की बात करें इसमें तो हेनरी लॉरेंस है इससे संबंधित। कानपुर में नाना साहब थे भारतीय नेता, और विद्रोह को दबाने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो थे सर कॉलिन कैम्पबेल, ना कि जॉन निकोलसन थे। तो बी आंसर ही इसका करेक्ट होगा, बाकी के इसमें ये सही है। इसमें गलत देखना था, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 42। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1942 में बलिया में अस्थायी
राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया था। ये चित्तू पांडे जी के द्वारा किया गया था। 19 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ने बलिया उत्तर प्रदेश में एक सफल विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 43। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ये थे एनसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी। तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। और इसमें कांग्रेस के भीतर उदारवादियों और उग्रवादियों का पुनर्मिलन भी हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट 44। सन 1856 में अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिक्रमण किए जाने के समय निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब था? इसमें यहाँ पर वाजिद अली शाह, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 45। निम्नलिखित में से किसने आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की थी? ये की थी यहाँ पर तुलसी राम शिव दयाल साहब के द्वारा। तो बी आंसर इसमें सही है, और ये 1861 में आगरा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? गलत ऑप्शन इसमें देखना है। इसमें आधुनिक आखेटक संग्राहकों के अवशेष 85,000 से 72,000 ईसा पूर्व, ठीक है पहला ऑप्शन। आखेटक संग्राहकों की अस्थियां मध्य पाषाण युग, इसमें 10,550 से 9,550 ईसा पूर्व की, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है रथ, ताम्र, तलवारें, दूसर मृद भांड, मृद भांड मतलब बर्तन जो होते थे, नव पाषाण युग, इसमें सी ऑप्शन ही गलत है। जो रथ, ताम्र निर्मित तलवारें, मुकुट, मृद भांड, आभूषण और यहाँ पर खंजर जैसे जो खोजे गए कांस्य युग के 3300 से 1200 ईसा पूर्व की है, ना कि इसमें यहाँ पर नवपाषाण की है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें 47। आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ये है यहाँ पर हिंडन नदी के तट पर, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 48। महाभारत युद्ध के बाद सत्ता में आए राजा युधिष्ठिर का संबंध किस महाजनपद से था? ये था कुरु से, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस अवसर पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी घोषित किया था? ये किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद, और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1556 में हुआ था, और इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी घोषित किया था। इसमें सी आंसर सही है। नेक्स्ट 50। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1408 ईस्वी में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा कराया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। ये इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा 1393 में किया गया था। सॉरी, यहाँ पर इसका जो निर्माण किया गया था इब्राहिम शाह सर्की ने 1408 में पूरा करवाया था, और जबकि अटाला मस्जिद का जो निर्माण है वो फिरोज शाह ने 1393 में शुरू करवाया था, और जो पूरा करवाया था वो इब्राहिम शाह सर्की ने 1408 में करवाया था। एक तो शुरू का भी किसने स्टार्ट करवाया था और पूरा किसने करवाया था उसका भी पूछा जा सकता है, और ईयर भी पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। ताजमहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है? सही ऑप्शन इसमें देखना है। इसमें 4 बाग शैली के उद्यान है, ठीक है पहला ऑप्शन। इसमें पच्चीकारी पिएट्रा ट्यूरा की जड़ाई का कार्य किया गया है, ठीक है दोनों ऑप्शंस ठीक है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 52। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कबीरदास से संबंधित है? इसमें यहाँ पर है ये बीजक, बी आंसर इसका सही है। और यहाँ पर कबीरदास भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख कवि संत थे, जो अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारवादी कविताओं के लिए ये जाने जाते थे। नेक्स्ट है 53। निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा की एक रणनीतिक शहर के रूप में स्थापना की थी? ये की थी सिकंदर लोदी के द्वारा, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 54। निम्नलिखित में से कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौज का प्राचीन नाम इसमें था
कान्यकुब्ज। कन्नौज का इसमें नाम था कान्याकुब्ज। डी आंसर इसमें सही है। तो इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित जो कन्नौज है, प्रारंभिक मध्ययुगीन उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और ये सांस्कृतिक केंद्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से सुधारवादी सामाजिक विचारों को बढ़ावा दिया? इसमें यहाँ पर ये दिया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। तो बी आंसर इसका सही है। यह आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार और तर्कसंगत चिंतन को बढ़ावा देने के लिए तहजीब उल अखलाक पत्रिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट 56 निम्नलिखित में से कौन से शहरों के जोड़े ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों की राजधानियों के रूप में कार्य किया था? ये आगरा और इलाहाबाद ने किया था। 1834 में उत्तरी क्षेत्रों में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया गया, जिसे बाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत का नाम दिया गया। तो इसमें आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, आगरा और इलाहाबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें यहाँ पर विद्रोह का स्थान और यहाँ पर भारतीय नेता दिए हुए हैं और इसमें मिलान करना है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद और बनारस में दोनों में मौलवी लियाकत अली थे। यहाँ पर पहले का इसमें दूसरा होगा ये मौलवी लियाकत अली। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में यहाँ पर नाना साहब और बरेली में खान बहादुर खान। तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन ही करेक्ट है। 2 ए आंसर है, 2 1 4 3। नेक्स्ट है 58। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की आलोचना की थी? ये की गई थी बी ऑप्शन में 1910 इलाहाबाद अधिवेशन में। सर विलियम वेडरबंट की अध्यक्षता में इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1910 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने वर्ष 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जो मॉल ने मिंटो सुधार भी है, इसके द्वारा शुरू की गई थी पृथक निर्वाचन प्रणाली की कड़ी आलोचना, मतलब बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 59। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को किस कार्रवाई में शामिल होने के कारण 19 दिसंबर 1927 को मृत्युदंड दिया गया था? ये दिया गया था काकोरी षड्यंत्र से। यहाँ पर इसमें सी आंसर करेक्ट है। 1925 में ये हुआ था, जो क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी उत्तर प्रदेश के समीप एक योजनाबद्ध ट्रेन डकैती थी। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें किस किस को कहाँ पर फांसी दी गई थी, तो अलग अलग नाम भी पता होने चाहिए, इसमें मिलान करने के लिए आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान अवध का नवाब था? इसमें शुजा उद्दौला था। सी आंसर इसमें सही है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध हुआ था, जो मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस घटना को बनारस नरसंहार कहा जाता है? इसमें यहाँ पर ये 1799 में वजीर अली खान द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला हुआ था, उसी को बनारस नरसंहार कहा जाता है। 61 का आंसर इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 62। निम्नलिखित में से किस शहर ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल के पहले अधिवेशन की मेजबानी की थी? ये की थी इलाहाबाद। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। ख्याल नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही ऑप्शन। पहला ख्याल नृत्य प्राय बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि त्योहारों के उत्सव के रूप में किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो ख्याल नृत्य है ये कई क्षेत्रीय रूप हैं इसके। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में यह नृत्य पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में के रूप में मनाया जाता है, ना कि कृषि त्योहारों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। इस नृत्य में कलाकार बांस से निर्मित तथा रंग बिरंगे कागज से सुसज्जित एक मंदिर को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें
दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 64, कथन और कारण इसमें दिए हुए हैं और इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है इसमें देवा मेला हाजी वारिस अली शाह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। ये देवा मेला हाजी वारिस अली शाह की पुण्यतिथि के अवसर के रूप में आयोजित नहीं किया जाता, जबकि उनके पिता जो सैयद कुर्बान अली शाह के उर्स की स्मृति में आयोजन किया जाता है। पहला ऑप्शन गलत, पहला जिसमें गलत होगा वही ऑप्शन इसका सही होगा, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 65, सांची कला मुख्य रूप से भारत की किस परंपरा या धार्मिक संदर्भ से संबंधित है? ये है कृष्ण के प्रति वैष्णव भक्ति, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 66, जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है उसी कला की दिल्ली की मस्जिदों के विपरीत अटाला मस्जिद की मीनारें नहीं हैं। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। इस मस्जिद में महिलाओं के प्रार्थना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कक्ष कलाई स्तर शामिल हैं। दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 67, मथुरा कला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। मथुरा कला शैली की महिला मूर्तियां यक्षी परंपरा की निरंतरता को दर्शाती हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है, जो मथुरा कला शैली है उसकी महिला मूर्तियां यक्षी परंपरा की निरंतरता को दर्शाती हैं। मथुरा परंपरा में बुद्ध की प्रतिमाओं की विशेषता उनका सुदृढ़ शरीर, मुंडित मस्तक और सिंहासन पर विराजमान मुद्रा होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है, एक और दो दोनों सही बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से किन दो कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? ये की है HCL, फॉक्सकॉन ने, तो यहाँ पर ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 69, उत्तर प्रदेश के वस्त्र क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश भारत में कपड़ा फैब्रिक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, पहला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश भारत में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, जबकि 5वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कट करते तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तीसरा है उत्तर प्रदेश भारत में परिधान जो अपैरल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है, 5वें स्थान पर है, ना कि यहाँ पर सबसे बड़ा है। पहला ऑप्शन ही सही होगा, केवल एक, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तर प्रदेश खाद्य फसल उत्पादन में रैंक सही सुमेलित नहीं है? इसमें दूध में देखें प्रथम स्थान है, ठीक है, फल में तीसरा स्थान है और अंतर्देशीय जो लैंड के अंदर किया जाता है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है, और ये फल में तीसरा और दूध में पहला, लेकिन गन्ने में दूसरा स्थान नहीं है। गन्ने में यहाँ पर गन्ने में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, ना कि दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि और दुग्ध क्षेत्र में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 और दूधशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की। इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन गलत होगा, डी ऑप्शन इसका गलत होगा। जो गन्ना है, गन्ने में यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन देखना है, तो बरेली जरी जरदोजी, ठीक है, फिरोजाबाद कांच के बर्तन, हमीरपुर जूतों के लिए और झांसी ये लोहा कला के लिए नहीं है, जबकि सॉफ्ट जो टॉयज होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, तो डी आंसर इसका सही है। 71 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? इसमें हुआ है तार कसी को, ठीक है, पहला कालपी का कागज, गोरा पत्थर हस्तशिल्प, बाराबंकी हथकरघा। इसमें 1 2 3 4, ठीक है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 73, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है।
पहला ऑप्शन है इसका, यह नीति वर्ष 2026 से 27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यह नीति केवल सरकारी उपभोग के लिए सौर ऊर्जा पार्कों के विकास को शामिल करती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। यह नीति कैप्टिव उपभोग, तृतीय पक्ष बिक्री और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करती है। इसमें दूसरा ऑप्शन तो गलत है। अब दूसरा ऑप्शन कट कर देते हैं तो 1 और 3 ऑप्शन सही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसमें कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। पहला है इसमें कुष्ठावस्था पेंशन योजना। ठीक है, ये कुष्ठ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये भी। चौथा है फार्म पॉन्ड योजना, चौथा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। जो फार्म पॉन्ड योजना है ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में जल संरक्षण और भंडारण को प्रोत्साहित करती है। चारों ऑप्शंस करेक्ट है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 75, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियन किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये किया गया महाराजगंज में, तो ए आंसर इसका सही है। ए आंसर है इसका। नेक्स्ट 76, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। उत्तर प्रदेश के इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश का धनौरी आर्द्रभूमि सारस क्रेन का एक प्रसिद्ध आवास स्थल है। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 77, बफर में सफर योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत ऑप्शन इसमें देखना है। इसमें सी ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश में एक विशेष पारिस्थितिक स्थल के रूप में विकसित की जा रही सैमरई झील इस योजना का हिस्सा नहीं है, जबकि ये एक हिस्सा है, तो इसका सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 78, ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV के बारे में इसमें सही कथन बताने हैं। PRV के बारे में, जो ध्रुवीय अनुसंधान पोत है, PRV एक ऐसा जहाज होता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान तथा महासागरों में वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एक मंच प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। पहला ऑप्शन इसका सही है, ये PRV का काम यही होता है। हाल ही में भारत ने अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्मित करने के लिए नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 79, मर्कोसुर, जो मर्कोसुर के संबंध में सही कथन इसमें देखना है। इससे UPSC में भी सवाल पूछा गया है। ये दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह है जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और इक्वेडोर शामिल हैं। इसमें यहाँ पर जो देश शामिल हैं वो हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे। चिली और इक्वेडोर इसके सदस्य नहीं हैं। ये दक्षिणी अमेरिकी व्यापार समूह है, इसमें यहाँ पर यही देश शामिल है। इसमें चिली और यहाँ पर इक्वेडोर शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद आंसर इसका निकल रहा है बी ऑप्शन सही है इसका। 2 और 3, यह यूरोपीय संघ के मॉडल पर आधारित है, करेक्ट है। भारत ने इस व्यापार समूह के साथ एक तरजीही व्यापार व्यवस्था PTA पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, ऑपरेशन स्पाइडर वेब हाल ही में किस संदर्भ में चर्चा में रहा। ये रहा यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र में ड्रोन आधारित गुप्त हमला। सी आंसर इसका सही है, 80 का सी है। नेक्स्ट है 81, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। इसमें यहाँ पर कोड भी दिए हुए हैं। पहला है इसमें भारत ने वर्ष 2025 से 28 की अवधि के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS भारत ने वर्ष 2025 से 28 की अवधि के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है, करेक्ट है। IIAS 31 सदस्य देशों का एक संघ है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध हेतु
सहयोग करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है यह संयुक्त राष्ट्र का एक औपचारिक निकाय है। यह संस्थान संयुक्त राष्ट्र का कोई औपचारिक निकाय नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। एक और दो आ रहा ए ऑप्शन में और सही इसमें देखना, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 82 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताने हैं। हाल ही में खीचन और मैनार को भारत में नए रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन खीचन और यहाँ पर खीचन और मैनार को ये न्यू है और यहाँ पर ये दोनों जो स्थल हैं ये राजस्थान में स्थित है। पूछा जा सकता है दोनों राजस्थान में स्थित है, करेक्ट है। इनके शामिल होने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। तीनों ऑप्शन से इसमें सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। 1 2 3। 83 धनुषकोडी में प्रस्तावित ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें देखना है। इस अभ्यारण्य की स्थापना की आधिकारिक घोषणा तमिलनाडु सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के लिए केंद्रीय एशियाई मार्ग पर एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल को संरक्षित करना है। दोनों ऑप्शंस ठीक है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है ली जे म्यूंग का दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ है, करेक्ट है। ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए, चयन हुआ है इनका। ली जे म्यूंग इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। उन्हें दक्षिण कोरिया की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से चुना गया है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 85 चिनाब ब्रिज के संदर्भ में इसमें देखने हैं और इसमें बताना है सही ऑप्शन। सही ऑप्शन इसका देखना है। पहला ऑप्शन है यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज है जो पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, पहला ऑप्शन यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। दोनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर है जो आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ये पूछा जा सकता है कि आईफिल टावर से कितना मीटर ऊंचा है, तो 35 मीटर है ये। और यह पुल 1315 मीटर लंबा है, 1 किलोमीटर 315 मीटर। इसे स्टील और कंक्रीट से निर्मित किया गया है जो आधुनिक इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 85 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट 86 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें 6 रन से ही हराया। दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली को IPL 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP घोषित किया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो IPL 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पुरस्कार विराट कोहली को नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को मिला है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत होने के बाद इसमें ऑप्शन ए ही सही हो रहा है। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी देखें तो यह पहली बार था जब RCB IPL के फाइनल में पहुंची। RCB इससे पहले भी 2009, 2011 और 2016 में फाइनल में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 फ्रेंच ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में यानिक सिनर को हराया। इसमें गलत ऑप्शन देखना है, पहला ऑप्शन तो इसमें सही है। जो कार्लोस अल्काराज है इन्होंने मेंस सिंगल्स के फाइनल में यानिक सिनर को 5 सेटों तक चले रोमांचक मुकाबले में हराकर अपना दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। आर्यना सबालेंका ने फाइनल में कोको गॉफ को हराया। इसमें वो जो वुमेन सिंगल्स है कोको गॉफ ने आर्यना सबालेंका को हराया, इसमें उल्टा दे दिया है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। 88 जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के संदर्भ में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। जो जेंडर गैप इंडेक्स 2025 है ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें देशों को 4 आयामों के आधार पर रैंक दिया जाता है। आर्थिक सहभागिता,
शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा और राजनीतिक सशक्तिकरण। इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, 4 ये इसमें आयाम है। तीसरा ऑप्शन है भारत 131वें स्थान पर है, जो वर्ष 2024 की तुलना में उसकी स्थिति में सुधार दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें 148 देशों में 131 स्थान पर है, 2024 में 129वीं रैंक थी और 2 स्थान नीचे है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन तो गलत है। 1 और 2 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में लॉन्च किए गए डीजी पिन को किसने विकसित किया है? जो डीजी पिन है इसको विकसित किया गया है डाक विभाग, आईआईटी हैदराबाद और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के लिए, तो ए आंसर इसका सही है। और यहाँ पर डीजी पिन एक नई डिजिटल एड्रेस प्रणाली है जिसे डाक विभाग ने इसरो के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC और आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से इसको विकसित किया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 90। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नियोजित क्रॉपिक, जो क्रॉपिक है ये क्या है? ये है खेतों की छवि और AI आधारित मॉडल का उपयोग करके फसल डेटा एकत्र करने के लिए एक अध्ययन। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 91। ASWC अर्नाला के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? पहला ऑप्शन है यह विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया एक पनडुब्बी रोधी जहाज है, इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है इसका निर्माण गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है, यह एक डीजल इंजन वाटर जेट चालित जहाज है। तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 92। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 नॉमेडिक एलिफेंट कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया उलान बटोर मंगोलिया में, और ये 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। भारत मंगोलिया के बीच जो नॉमेडिक एलिफेंट होता है, ए आंसर इसका सही है। और 2024 में इसका जो संस्करण हुआ था उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। ये वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये वार्षिक द्विपक्षीय है, मतलब भारत और मंगोलिया के बीच में होता है और ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। 93। ये भारत के राष्ट्रपति की ND कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है यशस्वी सोलंकी, तो ए आंसर इसका सही है, यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें यहाँ पर सही कथन देखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 4 दिसंबर को एक पक्षीय बाध्यकारी उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान भी किया। दोनों ऑप्शन से इसमें सही है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 95। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जून 2025 में निम्नलिखित में से किस रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई है? ये यहाँ पर त्वचा रोग, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 96। साइबर सुरक्षा अभ्यास के संदर्भ में सही कथन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है यह बहुचरणीय अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया। जो साइबर सुरक्षा अभ्यास है बहुचरणीय अभ्यास है, रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा आयोजित किया गया और यह अभ्यास 16 जून से 27 जून 2025 तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक विश्व में साइबर हमलों का अनुकरण करना और रक्षात्मक प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण भी करना है। तीनों ऑप्शंस ठीक है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 97। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 प्राप्त किया? ये किया यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। रुद्रास्त्र ड्रोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन
बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL ड्रोन है। ठीक है, पहला ऑप्शन, इसे सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। तीनों ऑप्शन से इसमें सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त विमान का निर्माण कौन सा कंपनी का था? इसमें यह था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। जो अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त विमान का जो निर्माण किया गया था वो किस कंपनी के द्वारा किया गया था? बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 100। एविलिस्ट, जो एविलिस्ट है ये किससे संबंधित है? ये पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक सूची है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञान संगठनों, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों और एविबेस के बीच 4 वर्षों के सहयोगात्मक कार्य के बाद 12 जून 2025 को लॉन्च किया गया है। इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। सभी पक्षी प्रजातियों की एक एकीकृत वैश्विक सूची है। इंपॉर्टेंट है। 101 है ब्लू NDC चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है वैश्विक महासागर आधारित जलवायु पहल से। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 102 है किस कंपनी ने भारत में राफेल फ्यूजलेस उत्पादन के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ साझेदारी की है? ये की गई है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 103। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में इसमें सही कथन बताना है। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत आयोजित एक वार्षिक मध्य वार्षिक बैठक है। ठीक है, पहला ऑप्शन। इसे औपचारिक रूप से UNFCCC के सहायक निकायों के सत्र के रूप में जाना जाता है। इसका आयोजन जलवायु वार्ता के तकनीकी एवं वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करने तथा पक्षकारों के सम्मेलन COP हेतु एजेंडा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तीनों ऑप्शन से इसमें सही है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 104। सिप्री के अनुसार देखना है ईयर बुक, जो सिप्री की ईयर बुक 2025 है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। जनवरी 2025 तक भारत के पास पाकिस्तान से अधिक लेकिन चीन से कम परमाणु हथियार हैं। इसमें यहाँ पर सिप्री ईयर बुक जारी की जाती है 2025, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पाकिस्तान से अधिक है परमाणु हथियार भारत के पास में, लेकिन चीन से कम है। भारत जैसे कैनिस्ट्राइड्स मिसाइलों का विकास कर रहा है जो शांति काल में परमाणु हथियारों, संभावित रूप से एक से अधिक हथियारों का वहन करने में सक्षम होगी। इसमें दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ही एक से अधिक ध्वंसशीर्ष वॉरहेड वाली दोहरी क्षमता की मिसाइलें विकसित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया सहित वॉरहेड युक्त दोहरी क्षमता वाली मिसाइलों का विकास या तैनाती कर रहे हैं, ना कि केवल अमेरिका और रूस के द्वारा की जा रही है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा गलत होने के बाद आंसर आ जाता है इसमें ए ऑप्शन। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 105। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। FATF की स्थापना वर्ष 1989 में धन शोधन से निपटने के लिए G7 की पहल के रूप में की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है यह 40 सदस्यीय अंतर सरकारी निकाय है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। भारत सहित इसमें 40 देश हैं। तीसरा ऑप्शन है भारत वर्ष 2013 में इसका सदस्य बना था। तो भारत 2013 में नहीं बना था, भारत इसका सदस्य 2010 में बना था। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 106। शॉर्ट टैंडम रिपीट SCR तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है DNA की पहचान में। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 107। स्मॉल
मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है SMR का उपयोग केवल ऑन ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए नहीं किया जा सकता। इसमें दोनों के लिए किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। अब पहला ऑप्शन गलत होने के बाद आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 108 मैस राना 1 के बारे में, इसमें सही कथन बताना है। यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ठीक है, पहला ऑप्शन, यह एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 109 हाल ही में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? ये किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 110 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसमें यहाँ पर VR नारायण DRDO के अध्यक्ष, ये DRDO के अध्यक्ष नहीं रहे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव नियुक्त किए गए, तो ये DRDO के अध्यक्ष नहीं थे। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 111 समुद्री अभ्यास सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है? इसका संचालन चीन, रूस और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन जो समुद्री अभ्यास सिक्योरिटी बेल्ट है, चीन, रूस और ईरान के संयुक्त रूप से किया गया। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। दोनों ऑप्शन से इसमें सही है। ये 2025 में चीन, रूस और ईरान के द्वारा आयोजित किया गया और ये फारस की खाड़ी को, जो यहाँ पर ओमान की खाड़ी में हार्मुज जलडमरू मध्य, जो हार्मुज जलडमरू मध्य है उसके निकट आयोजित किया गया था, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, सी आंसर करेक्ट होगा। 112 बेलारूस संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल हुआ था। जो बेलारूस है ये SCO में कब शामिल हुआ था? जुलाई 2024 में शामिल हुआ था और 10वां पूर्ण सदस्य भी बना। तो इसमें यहाँ पर 10वें सदस्य के रूप में डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 113 सुचेता कृपलानी के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस AIMC की महिला शाखा की संस्थापक थी। इसमें ठीक है, पहला ऑप्शन, वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। गलत है इसमें, सुचेता कृपलानी एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थी और इनका जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो वर्ष 1963 में बनी थी, ना कि पश्चिम बंगाल की। तो इसमें सही ऑप्शन पूछा हुआ है, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 114 आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें जीती? ये 33 जीती। बी आंसर इसमें करेक्ट है, 33 है इसमें। और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 115 आम चुनाव 2025 में फैजाबाद लोकसभा सीट किसने जीती? जो फैजाबाद में समाज पार्टी के अवधेश प्रसाद ने इसमें 5,54,289 मतों 48.59% के साथ जीत प्राप्त की। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, अवधेश प्रसाद। ये सपा के हैं, समाजवादी पार्टी के। नेक्स्ट है 116 उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इंपोर्टेंट है, आनंदीबेन पटेल हैं ये। ए आंसर इसमें सही है। ये 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की 20वीं राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2025 तक अपने पद पर बनी रहेंगी और 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का पद भी इन्होंने संभाला। नेक्स्ट है 117 इसमें पूछे जा सकते हैं कुछ भी फैक्ट बन के। इकरा चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की किस सीट से जीत हासिल की है? ये की है कैराना से की है, उत्तर प्रदेश से कैराना
सीट से जीत हासिल की है। तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 118, किस राज्य में धन विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश से किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जा सकता है? ये आर्टिकल 207 के तहत किया जा सकता है। सी आंसर इसमें सही है। 119 है, मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखने हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। 5 वर्ष के पहले भी हटाया जा सकता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है, राज्य विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटा सकती है। दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन बी में है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 120, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया? ये किया था यहाँ पर फूलपुर में। तो बी आंसर इसमें सही है। 1952, 1957 और 1962 में फूलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, और 1964 में उनकी मृत्यु यहीं उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी का। इसमें नेक्स्ट है 121, तो इसमें आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है 120 का। नेक्स्ट है 121, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। ये है यहाँ पर 17 मार्च 1866 को। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत की गई थी, 17 मार्च 1866। सी आंसर इसका सही है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 122, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा प्रशासित किया जाता है? ये किया जाता है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको इस अधिनियम के तहत प्रशासित किया जाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 123, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन। डी आंसर इसका सही है। 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर वॉल्टर मॉर्गन थे। नेक्स्ट है 124, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है सतीश महाना। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 125, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है। पहला ऑप्शन है संविधान में, इसमें सही ऑप्शन देखना है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित किया गया है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। संविधान में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ये संविधान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, संविधान के अकॉर्डिंग, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यहाँ पर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। ये 62 वर्ष की आयु तक है, ना कि 65 वर्ष के। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। इसका आंसर ना तो 1 ना ही 2 करेक्ट होगा, सही ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट 126, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया है? एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। तो इसमें डी आंसर करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 का जो ऋण क्षेत्राधिकार है संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 127, उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान नेता जो प्रतिपक्ष कौन है? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, माता प्रसाद पांडे। सी आंसर इसमें सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान नेता जो प्रतिपक्ष है वो माता प्रसाद पांडे हैं। तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 128, 128 है, किस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। आर्टिकल 165 के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है, और इसमें यहाँ पर उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो, या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।
नेक्स्ट है 129, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग यूपीएसडब्ल्यूसी की नई अध्यक्ष कौन है? इसमें यहाँ पर बबीता चौहान है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। बबीता चौहान ने 12/2024 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला है। इसमें नेक्स्ट है 130 निम्नलिखित में से किसने भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? इसमें किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 1989 से 1990 तक अपनी सेवाएं दी थी और ये 7वें प्रधानमंत्री बने थे। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 131, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन देखना है। 36 सदस्य है स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो संरचना है उससे रिलेटेड देखना है। तो इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, 36 सदस्य ही चुने जाते हैं। 38 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो 38 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा उससे चुने जाएंगे। 8 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, ये ऑप्शन भी ठीक है। 30 सदस्य स्नातक, जो भी स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। चौथा ऑप्शन भी इसमें सही है। चारों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 132, लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग द्वारा की गई थी। इसमें यहाँ पर इसकी शुरुआत जो लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है ये खेल विभाग द्वारा ही की गई थी। इस पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए खिलाड़ी को अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी भी होना चाहिए। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 133, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में से कौन अपने क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। श्री आशुतोष शर्मा, ये विज्ञान और अभियांत्रिकी से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। और श्री नारायण भुलाई भाई, ये चिकित्सा से संबंधित नहीं है। तो इसमें यहाँ पर जो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन ही होगा, गलत इसमें पूछा गया है। जो यहाँ पर श्री नारायण भुलाई हैं ये सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत पुरस्कार मिला था, ना कि चिकित्सा। तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 134, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसमें भगवान दास, सी आंसर करेक्ट होगा। जो भारत रत्न प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला व्यक्ति भगवान दास ये थे, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 135, उत्तर प्रदेश की पद्म भूषण प्राप्तकर्ता साध्वी ऋतंभरा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? ये सामाजिक कार्य के लिए किया गया था, सी आंसर इसमें सही है। और 2025 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इनको सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट है 136, नीलम शरण गौर को निम्नलिखित में से किस काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये किया गया रेक्विएम इन रागा जानकी को, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 137, अर्जुन पुरस्कार विजेता अनु रानी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ये है भाला फेंक से, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 138, प्रीति पाल जो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनी ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा श्रेणी में कांस्य पदक जीता? ये जीता 200 मीटर और टी, इसमें यहाँ पर T35 श्रेणी में। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 139, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक निवास राजभवन का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था कोटी हयात बख्श, बी आंसर सही है। नेक्स्ट 140, भारतीय हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ये 1980 मास्को ओलंपिक में जीता था, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 141, प्रवीण कुमार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? प्रवीण कुमार इनका संबंध है ऊंची कूद से, तो सी आंसर इसमें सही है। और 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद
हाई जंप T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों पर विचार करना है और उनके प्रथम कार्यकाल के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित भी करना है। इसमें यहाँ पर देखें, श्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इनका जो कार्यकाल था 1950 से 1954 के बीच में था। तो यहाँ पर पहले नंबर पर यही आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर चंद्रभानु गुप्ता, इनका कार्यकाल 1960 से 1963 से इनका 63, और गोविंद वल्लभ पंत, इनका काल 1950 से 54 के बीच में। और यहाँ पर है ये 1960 से 63, ये चंद्रभानु गुप्ता का है। और श्री राम नरेश, इनका जो कार्यकाल है ये 1977 से 1979 है। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह, इनका 2000 से 2002। सबसे बाद में जो आएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसमें आ रहा है, और पहले पे इसमें यहाँ पर श्री पंडित रामनाथ कोविंद पंत, उसके बाद यहाँ पर चंद्रभानु गुप्ता। तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा, 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट है 143, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा? तो ये बताया गया है आर्टिकल 154 में। इसमें बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 144, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, संविधान के आर्टिकल 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। करेक्ट है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। 164 में ही बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति जो की जाएगी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था आर्टिकल 164A। तो मंत्रिपरिषद का जो आकार की सीमा निर्धारित इसी में की गई थी, 15% से अधिक नहीं हो सकती, और जो न्यूनतम होगी वो 12 होगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए छोटे राज्यों में भी। तो इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सही ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट 145, इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं और इसमें मिलान करना है कौन सा सही है। आर्टिकल 199 की बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। धन विधेयक की परिभाषा, इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए का दूसरा, 2 ऑप्शन में आ रहा है ए और सी में। आर्टिकल 200 की बात करें तो विधेयकों पर स्वीकृति की ये बात करता है। इसमें यहाँ पर राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति, तो इसमें यहाँ पर बी का होगा पहला, बी का पहला इसमें भी आ रहा है और यहाँ पर इसमें, तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर बी में पहला आने पर हो जाता है। आर्टिकल 201 की बात करें तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक है। और 202 की बात करें, 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राज्य विधानमंडल के समक्ष उस राज्य के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण होगा उसको प्रस्तुत करता है, और इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण इसमें चौथा ही होगा। तो इसमें ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 146, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 147, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की 138वीं जयंती मनाई गई? ये मनाई गई राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1886 से 1979 की 138वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को हुआ था हाथरस, उत्तर प्रदेश में। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक और समाज सुधारक थे, और 1909 में वृंदावन, उत्तर प्रदेश में एक तकनीकी संस्थान प्रेम महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट 148, नवंबर 2024 में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला किस जिले में स्थित है? ये है लखनऊ में। तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 149,
इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, खिलाड़ी और खेल। इसमें कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? इसमें पहला है ये अभिन्न श्याम गुप्ता, ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें फिर है आशीष कुमार जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो पहले का इसमें तीसरा है और यहाँ पर बी का दूसरा, तो बी आंसर इसमें सही है। और सी का है इसमें अनुराज सिंह, ये शूटिंग से संबंधित है। गौस मोहम्मद ये टेनिस से संबंधित हैं, तो इसमें बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 150। भारत का कौन सा राज्य भारत अमेरिका साझेदारी के तहत अपनी पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने जा रहा है? ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। जो उत्तर प्रदेश है भारत अमेरिका सेमीकंडक्टर साझेदारी के तहत अपनी पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने जा रहा है। यह पहल भारत के डिजिटल परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, सुधार और आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचेगा और भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय सहयोग है उसको भी ये दर्शाता है। सी आंसर इसमें करेक्ट है।